अभी तक हमने परावर्तन देखा था, परावर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम क्या थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपवर्तन। अपवर्तन यह होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जो परावर्तन था, परावर्तन में प्रकाश एक ही माध्यम में रहता है, वो किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाता है। लेकिन अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो प्रकाश किरण होती है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब, जब मान लीजिए ये दोनों माध्यमों की सीमा रेखा है, जब प्रकाश किरण इस पर आती है और यहां से दूसरे माध्यम में वो प्रवेश कर जाती है, तो वो चूंकि वो सीधी जानी थी, वो सीधी ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या इधर की तरफ को चली जाती है या दूसरी तरफ को मुड़ जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण तीन माध्यमों में मुख्यतः प्रवेश करती है या उसमें से जा सकती है, वायु, जल और कांच। इस प्रकार से यदि इन दोनों माध्यमों में से ये वायु, जल और कांच में से कोई दो है, मान लीजिए यदि ये वायु है और ये जल है, तो वायु विरल माध्यम कहलाता है, जल सघन माध्यम कहलाता है। ये तीन माध्यम हैं, जैसे वायु, जल और कांच। इनमें सबसे सघन कांच होता है, उससे विरल जल होता है और उससे विरल वायु होती है। तो ये डिपेंड करता है कि सघन माध्यम कौन सा होगा, विरल माध्यम कौन सा होगा, ये सापेक्ष डिपेंड करता है। जैसे यदि हम जल को लें, जल वायु के सापेक्ष सघन है, जल कांच के सापेक्ष विरल है। तो इस प्रकार से यदि वायु से जल में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब यह है कि अपने मार्ग से ये दूसरी तरफ को चली जाती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां यह डिपेंड करता है, यदि ये वायु, क्योंकि आपको बताया गया कि वायु जो है ये विरल माध्यम है और जल जो है ये सघन माध्यम है। तो यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अंदर की तरफ को आ जाती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अंदर की तरफ को आने के बजाय दूर की तरफ को हट जाती है। किसके दूर की तरफ को? ये अगर इस सतह का मैं लंब खींच दूं तो ये अभिलंब कहलाता है, ये आपतित किरण कहलाती है, और ये क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो हम इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतन बिंदु और ये उस पर अभिलंब। तो इस प्रकार से यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ को झुक जाती है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे हम कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब यह है, यदि मैं इसको एक तल मानूं तो ये प्रकाश किरण इसी तल पर होगी, ये भी इसी तल पर होगी और अभिलंब भी इसी तल पर होगा। ऐसा नहीं होगा ये आपतित किरण ऐसे हो और अपवर्तित किरण अभिलंब से ये ऐसे हो जाए, इस तल से हट जाए। इस तल से नहीं हटेंगी, ये तीनों के तीनों इसी तल पर स्थित होंगे। ये होगा पहला नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये कहलाता है आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये कहलाता है अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तन है, ये अपवर्तन कोण कहलाता है। यहां दोनों आपस में आप देख रहे हैं बराबर नहीं होते। यहां नियम दूसरा ये है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या कहते हैं साइन को, जैसे आपने साइन कोस टैन कोट मैथ्स में पढ़े हैं, तो जो साइन होता है उसको हम हिंदी में ज्या कहते हैं। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी कि साइन आर।
तो साइन आई बटे साइन आर, ये होगा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। ये हमेशा नियतांक होते हैं, स्थिर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम ये दोनों माध्यम ले लें फिक्स, ये वायु ले लें और इसको जल ले लें, तो अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है और उन दोनों का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो ये दो चीज हो गई, नियम पहला और दूसरा नियम। इस प्रकार से आपने अपवर्तन के दो नियम पढ़ लिए। इसके बाद हम बात करते हैं लेंस की। लेंस, एक लेंस मेरे पास है, मैं इसको दिखाता हूं आपको। ये लेंस है, अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं तो ये बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है। तो ये इसका ये भाग भी गोलीय है और ये भाग भी गोलीय है। तो इस प्रकार से लेंस की परिभाषा बनती है कि किन्हीं दो गोलीय तलों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। किन्हीं दो गोलीय तलों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। इसमें एक तल समतल भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ी कक्षाओं में है, जाकर के वहां हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से दो गोलीय तलों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यह परिभाषा काफी है, चल जाएगी। यहां जिस प्रकार से दर्पण थे हमने देखे थे, वो भी दो प्रकार के थे। यहां लेंस भी दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से। जैसे ये बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है। सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से देखें, यानी कि यदि हम इसको ऐसे बनाएं तो ये बीच में से मोटा है और ये किनारों से पतला है। तो एक लेंस तो ये हो जाएगा। दूसरा लेंस जो होता है वो बीच से पतला होता है और किनारों से वो मोटा होता है। उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये उत्तल लेंस कहलाता है और ये अवतल लेंस कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो प्रकार के लेंस हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आप लोगों ने इसके साथ साथ अंतर देखा होगा लेंस में और दर्पण में। दर्पण जो होता था वो किसी खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता था और उसके एक और पेंट होता था। इसमें पेंट नहीं होता और इसके दोनों जो माध्यम होते जो इसके दोनों पृष्ठ होते हैं वो गोलीय होते हैं, या इनमें से एक समतल हो सकता है। तो इस प्रकार से लेंस पारदर्शी होता है, इसमें से प्रकाश प्रवेश करके इससे कांच के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसमें कांच में प्रवेश नहीं करता, बल्कि उसके एक तल से टकराकर वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार से ये लेंस है। अब इसके बारे में जो आगे जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जो ये उत्तल लेंस है, इसके ठीक बीच के भाग को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र, इसके ये जो दो गोलीय भाग हैं, इनको यदि मैं एक गोले का कटा हुआ भाग मान लूं, एक गोला ये हो गया, इधर वाले पृष्ठ का एक गोला ये हो गया। इन दोनों का केंद्र इसके वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ये वक्रता केंद्र C1 और ये वक्रता केंद्र C2, ये दोनों इसके वक्रता केंद्र कहलाते हैं। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा इसका मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, इसके प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के ठीक बीच वाले जो बिंदु होते हैं, यहां भी और यहां भी, ये इसके फोकस बिंदु यानी कि F कहलाते हैं। ये फोकस बिंदु F2, ये फोकस बिंदु F1। बिल्कुल वहां पर भी इन दोनों के बीच का बिंदु जो था वो फोकस बिंदु था। यहां पर भी इसके और इसके बीच का जो बिंदु होगा वो फोकस बिंदु कहलाएगा। मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस बिंदु। अब बाकी जो चीज बचती है इनको हम आगे देखेंगे, कल देखेंगे। आप बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का सीधा सा माध्यम है, आपके सीधे हाथ की तरफ नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, केवल आपको उसको टच करना है। मैं इन वीडियो को आपको आगे लगातार भेजता रहूं, आपको डायरेक्ट ये मिलती रहे, इसके लिए इसको सब्सक्राइब करना जरूरी है। बाकी इससे आगे की बात हम कल समझेंगे। धन्यवाद।